एक शिव दयाल तत्कालीन तहसीलदार जनपद फिरोजाबाद में ये जब कार्यरत थे तो वहां पर लगभग 3 बीघा जमीन, मतलब 0.691 हेक्टर 0.691 हेक्टर जो भूमि थी, उसको जो एक प्रक्रिया होती है नियम विरुद्ध, मैं कहूं नियम विरुद्ध, उन्होंने कुछ लोगों को दे दी थी। और इसके लिए उनको जो संबंधित विभाग होता है यूपीएसआईडीसी, उनसे सलाह मशवरा करके करनी चाहिए थी। तो जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर आगरा के जो आयुक्त हैं 2009 में उनकी एक जांच अधिकारी बनाते हुए उन्होंने 2014 में आगरा के जो आयुक्त हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि वो, क्योंकि उस समय तक रिटायर हो गए थे, तो ये कहा गया कि इनके जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो लाभ मिलता है उससे वो प्रतिवर्ष 2% उससे कटौती की जाएगी। वो लोक सेवा आयोग गया, लोक सेवा आयोग ने कहा कि 2% प्रतिवर्ष जो दंड है वो 2 साल के लिए किया जाए। फिर उसको दूसरी दफे भेजा जाता है लोक सेवा आयोग को, एक प्रक्रिया है कि इस पे पुनर्विचार करें। उन्होंने फिर वही रिपोर्ट आगे चलिए, तो उनका फिर से लोक सेवा आयोग ने अपना जो दंड था वही कहा। तो उसके बाद अब कैबिनेट में लेकर आए। कैबिनेट ने जो निर्णय आगरा आयुक्त का था कि 2% प्रति वर्ष काटा जाएगा तो पैसा उनसे वसूली की जाएगी, वो फिर से कैबिनेट में आया तो कैबिनेट ने उसकी अनुमति दी है और यही दंड उनके ऊपर, शिव दयाल के ऊपर लागू हो रहा है। जो अगला बिंदु है, सोनभद्र के अंदर 1.5 करोड़ की जमीन है, तो आपने 1.5 करोड़ आपने ऐसे बांट दिया तो 1.5 करोड़ भी वसूला जाएगा। सब ये जब तैनाती थी इनकी, ये प्रकरण जो है ये 2005 को 5 है और जब आयुक्त को नियुक्त किया गया था 2009 में किया था, रिपोर्ट 2014 में आई थी। जो अगला बिंदु है वो है सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाए जाने के संबंध में। ये वहां की लोगों की मांग रही है क्योंकि काफी उस एरिया के जो क्षेत्र के लोग हैं वहां पर सदर तहसील जो है अभी ओबरा के से वो 140 किलोमीटर पड़ती है। तो सभी जनप्रतिनिधियों को कठिनाई भी थी, वहाँ के लोगों को कठिनाई थी। उसको देखते हुए ओबरा तहसील बनाई जा रही है। पहले 3 तहसील थी, अब ये 4थी तहसील सोनभद्र की बनती है। पहली तहसील रही जो है, 3 जो तहसील रही हैं वो रॉबर्टगंज, दुद्धी, घोरावल और अब ओबरा। और इसका जो मुख्यालय होएगा वो मारकुंडी होएगा, बिल्ली मारकुंडी। अगला जो बिंदु है वो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड का है। ये हरदोई का विषय है। इसमें जमीन उनको दी गई थी
22.60 हेक्टेयर की भूमि दी गई थी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से। और ये जमीन जो दी गई थी ये 2015 का विषय है और शासनादेश जो दिया गया था 2016 में, जिसके अंदर 99.04 करोड़ जो है 99.99.04 करोड़ जो इसकी लागत है वो उनको देनी थी। साथ ही साथ जो सर्कल रेट के ऊपर जो परिवर्तन शुल्क होता है, क्योंकि ये भूमि उपयोग जो भूमि है वो औद्योगिक एवं कृषि उपयोग की थी, तो उसको परिवर्तन शुल्क लगता है, तो उसके मिला के वो 24.12 करोड़ था। तो सब कुछ मिला के 123.16 करोड़। तो राज्य चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश की, उसने कहा कि हमारी जो वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो इससे बढ़ जाती है, इसलिए वो वापस करना चाहती थी, तो उसको वापस किया गया है। तो 2016 का जो शासनादेश है उसको निरस्त किया गया है और अब ये जमीन यूपीएसआईडीसी को दी जा रही है, जिसके लिए अलग से कार्रवाई जो है आवास विकास और यूपीएसआईडीसी के बीच में होगी। कॉपी है सबने कहते मैंने रख ली। एक और है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारी सेवा नियमावली 2020 का प्रख्यापन। आपके संज्ञान में होगा कि जो हम लोग के राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन है, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ऐसे जो अतिथि गृह हैं, और लखनऊ के अंदर जो हमारा विधायक निवास है उसके अंदर सुचारू रूप से उसको जो संचालन करने के लिए व्यवस्था अधिकारी 18 है और व्यवस्थापक 22 हैं। इनके साथ और भी लोग जुड़ते हैं। इन लोगों की विशेष रूप से व्यवस्था अधिकारी और व्यवस्थापक जो हैं, इनकी 1983 में नियमावली बनी थी। उसके अधीन जो था उनकी एक जो चयन प्रक्रिया थी, वो जो चयन प्रक्रिया थी उसके अंदर संशोधन करते हुए अब उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारी सेवा नियमावली 2020 बनाई गई है। और इसके अंदर जो संशोधन है वो व्यवस्थापक के लिए जो है वो 100%, पहले 50% डायरेक्ट था, सीधी भर्ती थी, और 50% उनके कार्य को देखते हुए, पदोन्नति को देखते हुए वो सब करते थे। अब 100% लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये व्यवस्थापक के लिए है और व्यवस्था अधिकारी के लिए 50% पद लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती है और 50% पद जो व्यवस्थापक होते हैं उनके पदोन्नत द्वारा भरा जाएगा। ठीक, तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं अपने अभी ये दे रहे ना हमारे मित्र बैठे हुए आपके लिए, अब जब निकली आप सबको बता देता हूँ। 1 तो मार्च
2018 की है, जो राज्य आबकारी बिक्री एवं व्यापार आदि के उसके बारे में है। और दूसरी वाली जो है वो है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की है, जो 2017-18 की है। सबको प्रणाम। मेरे दो छोटे छोटे विषय थे विभाग से संबंधित। पहला विषय है कि जब से नमामि गंगे और ग्रामीण पेयजल एक विभाग नया गठित किया गया है, तो अब तक जो ग्रामीण पेयजल की धनराशि है उसका पूरा कार्य होता था आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ से। अब उसमें संशोधित करके जो हमारा राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के निदेशक हैं, अब उनके द्वारा उस राशि की स्वीकृति दी जाएगी और उनके द्वारा उसका संचालन किया जाएगा। नहीं, केवल ग्रामीण पेयजल की बात करें। पहले ये हमारे आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ से होता था, अब इसको संशोधित करके राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के जो निदेशक हैं उनके द्वारा इस कार्य को संपादित किया जाएगा। दूसरा संशोधन ये हुआ है कि अभी तक जो ग्रामीण पेयजल के कार्यों की स्वीकृति होती थी वो ग्राम विकास के माध्यम से होती थी। अब उसमें समिति में परिवर्तन करके ग्रामीण पेयजल जो राज्य स्तरीय समिति कार्यों की स्वीकृति के लिए एक समिति का गठन इस विभाग के द्वारा किया जाएगा। एक ग्रामीण पेयजल नमामि गंगे जो विभाग बना है, अब तक इसका कार्य ग्राम विकास के अनुभाग 5 से होता था। अब हमारा जो नया अनुभाग 1 बन गया है, जो हमारे नमामि गंगे और ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत आता है। ऐसे 3 बातों का जिक्र इस नंबर 1 मद में किया गया है। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ग्रामीण पेयजल का अब तक की जो भी धनराशि की स्वीकृति होती थी और उसका विनियमन होता था, वो सब हमारे आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ से होता था। विभाग जब जल शक्ति विभाग का गठन किया गया और जल शक्ति विभाग के गठन होने के बाद नमामि गंगे और ग्रामीण पेयजल एक विभाग बना। उस विभाग के अंतर्गत अब धनराशि की जो स्वीकृति होगी और उसका विनियमन होगा, वो सब हमारे जो राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के निदेशक हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। और ग्रामीण पेयजल राज्य स्तरीय जो भी कार्यों की स्वीकृति है उस समिति में अब ग्रामीण पेयजल की समिति उसको करेगी प्रदेश स्तर पर। और अनुभाग 5 के जगह पे ग्राम विकास के स्थान पर अब ग्रामीण पेयजल में अनुभाग 1 में ये कार्य सब देखे जाएंगे। ये 3 बातें इसमें मुख्य रूप से थी। अब दूसरा सबसे बड़ा विषय है वो है धीरे धीरे जो जल स्तर नीचे जा रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम हमारा बनाया गया है, प्रबंधन एवं विनियमन 2020। उसकी स्वीकृति भी आज कैबिनेट से हुई है। और उसमें जो मुख्य रूप से विषय रखे गए हैं, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ऐसा बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां अतिदोहित है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है, धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने अभी अटल भूजल योजना का भी लॉन्च किया था 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन पर। और उन सब दृश्यों को देखते हुए हमारा उत्तर प्रदेश सभी ब्लॉक हमारे सेफ जोन में आए और सभी नगरीय क्षेत्र भी हमारे सेफ जोन में आए। उसके लिए हम लोगों ने एक नियम बनाया है जो आज इस कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी है। उसके तहत आप जितने भी लोग समरसेबुल लगाएंगे उनका सबको पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। लेकिन उसमें जितने किसान हैं और जितने घरेलू लोग उपभोक्ता हैं उनको सबको पूरी तरीके से किसी प्रकार का उसमें कोई शुल्क नहीं है, फ्री में सबका है। ऑनलाइन केवल पंजीकरण की व्यवस्था है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो लोग लगाएंगे और जो जल का दोहन करेंगे उसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो उसका निर्धारण करेगी शुल्क का, बाकी सब चीज़ों का। इसी तरीके से तय किया गया है कि जितने भी हमारे कॉलेज हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, हर कॉलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा सबको।
दूसरा बड़ा विषय है कि अगर कोई भी 300 वर्ग मीटर से बड़ा घर बनाता है और वो समरसेबुल लगाते हैं शहरी क्षेत्रों में विशेष करके, तो उनको सबको भी इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आप 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का समरसेबुल लगा सकते हैं तो 30-35 हज़ार रुपए में हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे छत का पानी, शुद्ध जल हम जमीन के नीचे ले जा सके। वाटर रिचार्जिंग के दृष्टि से उसका भी इसमें प्राविधान किया गया है। मैं एक बार सब बता दूं, फिर आप जितना पूछेंगे उसको सब बता देंगे। और इसके बाद जो इसमें हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गांव से लेकर के शहर तक वाटर रिचार्जिंग के दृष्टि से जितने प्रकार के उपाय हो सकते हैं उनको भी सबको करने का इसमें उपाय किया गया है। और इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान की अध्यक्षता में और उसका सचिव वहाँ का सेक्रेटरी होगा, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में और उसका सचिव वहाँ का बीडीओ होगा, जिला स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में और मुख्य विकास अधिकारी उसके सचिव होंगे। इसी तरीके से प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और उसके सचिव निदेशक भूगर्भ जल होंगे। और इसी तरीके से जो हमारे नगर निगम है उसमें हमारे महापौर उसके अध्यक्ष और नगर आयुक्त उसके सचिव, नगर पालिका में भी यही है, अध्यक्ष उसके अध्यक्षता करेंगे। इस तरीके से ग्राम पंचायत से लेकर के प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई गई है जो सभी कार्यों को ठीक ढंग से संपादित करेगी। सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा, सब लोगों को, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। समय सीमा भी हर चीज की निर्धारित की गई है कि कितने दिन में आपके फॉर्म आने के बाद अगर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो स्वतः वो माना जाएगा कि उनको प्रमाण पत्र मिल गया है। इसका भी इसमें प्रावधान किया जिससे किसी को कोई समस्या ना होने पाए। दूसरा बड़ा विषय है कि हम जल का संचयन भी करेंगे, जल का संवर्धन भी करेंगे और अगर जल को कोई दूषित करेगा तो उसको दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है। बहुत सारी जगहों पर लोग पाइप की बोरिंग करके केमिकल डाल देते हैं या कुछ स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर भी कहा गया है कि अगर प्रथम दृष्टया ऐसा वो पाए गए तो उनको 6 महीने से 1 साल की सजा और 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना होगा। अगर वो नहीं माने, ठीक नहीं किए, तो उसके बाद उनके ऊपर 2 से 5 साल की सजा और 5 से 10 लाख का जुर्माना। अगर तीसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो 5 लाख, उनके ऊपर 5 साल से 7 साल की सजा और 10 लाख से 20 लाख तक का जुर्माना होगा। यानी जो ऐसा काम करते हुए पकड़े जाएंगे, जो बोरिंग करके और पाइप के माध्यम से बहुत सारे कूड़ा कचरा बाकी सब चीज़ें उसमें डालते हैं, यानी जल को किसी भी रूप में अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित न करें, किसी भी जल के प्रदूषण की व्यवस्था में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो हम ग्राम पंचायत से लेकर के प्रदेश स्तर की कमेटी का भी निर्माण कर रहे हैं और हर किसी के रजिस्ट्रेशन का भी निर्माण कर रहे हैं और जो ड्रिल करने वाली एजेंसी हैं उनको भी सबको पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे दोहित, अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल एरिया है, कहाँ पर कौन आप ड्रिल कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, आपको हर 3 महीने पर कितनी बोरिंग कहाँ पर किए, ये भी उनको ऑनलाइन सिस्टम के तहत बताना पड़ेगा। यानी पूरी मॉनिटरिंग करने के दृष्टि से जिससे हमारा वाटर रिचार्ज हो और जो हमारे ब्लॉक या जो हमारे शहरी क्षेत्र क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, अतिदोहित, दोहित में चले गए उनको हम सेफ जोन में ले आ पाएँ। इस तरीके का एक महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है जो आप लोगों के समक्ष मैंने बताया है। अब अगर इसमें कुछ जानकारी आपने कहा है तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जल का लेवल नीचे जाना है, समरसेबुल की अनुमति देंगे तो जल का दोहन होगा तो लेवल तो पीछे जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अनुमति इस आधार पर देंगे कि समरसेबुल के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। मैंने कहा आपसे कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, जितने बिल्डिंग अब बनेगी, नक्शे के साथ साथ उसमें सब में इसका प्रोविजन होगा कि नक्शा तभी पास होगा जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को उसमें जोड़ेंगे। अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबको लगाना पड़ेगा, वो चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, चाहे थाना हो, चाहे चौकी हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो, कोई भी सरकारी और गैर सरकारी इस तरीके
तरीके का संस्थान अगर बनता है तो सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। हम सब लोग भी उसके तहत काम कर रहे हैं, कुएं का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, तालाब भी बना रहे हैं, नदियों का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी अनिवार्यता इसलिए बहुत आवश्यक हो गई है कि शहरी क्षेत्रों में पूरा सब पक्का हो गया है और कोई भी पानी नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि छत का पानी जमीन के नीचे जाए। उसके लिए हम सब लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को एक तरीके से अनिवार्य रूप से लागू करने की कोशिश करें। देखिए, अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 82 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको अति दोहित उसमें रखा गया है। 47 ब्लॉक ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं और जो सेमी क्रिटिकल में अभी चिन्हित किया गया है उसमें से कई ब्लॉक अभी इस बार प्रयासों के कारण से सेफ जोन में आए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अनोखा प्रयास किया था कि सभी पंचायतों के प्रधानों को पत्र लिखा था और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है कि जगह जगह लोगों के प्रयास के कारण से बहुत सारे हमारे ब्लॉक सेफ जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम था कि बुंदेलखंड में आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में कोई इंडिया मार्का 2 पानी नहीं छोड़ा और प्रयास धीरे धीरे जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बहुत काम किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो 151 कुल ब्लॉक ऐसे हैं जो सेमी क्रिटिकल उसमें आते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग 1 साल के अंदर कोशिश करके इसको सेफ जोन में लाएं और सबका मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं। बहुत लोग जल संचयन में लगे हैं, बहुत पवित्र काम है आने वाली पीढ़ी के लिए, धरती के लिए भी, हम सब के लिए। तो हम सब लोग मिलकर के जल संचयन के इस अभियान में जुड़ेंगे और इसलिए इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि हम इसमें अच्छा काम करने वाले लोगों को भी जोड़ेंगे, उनको भी सदस्य बनाएंगे, सारे एनजीओ को भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ करके एक बड़ा जन जागरण भी करेंगे, नियमों के आधार पर भी काम करेंगे और सरकार और समाज, जनता भी जुड़ करके जल संचयन के एक बृहद स्तर पर अभियान चलाएंगे। हाँ, बन गई। सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, सारे इंडस्ट्री, सारे कॉलेज सब इसमें हैं। जितने, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे संभावना ये माल करने से ज्यादा होगी, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप माल करने से होना शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है ऐसे कोई प्रोटोकॉल है कि यहाँ तक है, यहाँ तक की बात नहीं है ऐसा? देखिए, हम लोगों ने अभी जो तय किया है कि हम लोग 1 साल का समय देंगे लोगों को कि 1 साल के अंदर सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी समितियां बनेंगी, बाकी सब काम होते होते 1 साल के अंदर हर किसी को अपना पंजीकरण कराना है और उसमें घरेलू जो हमारे उपभोक्ता हैं और किसान जो है उनको पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और उस रजिस्ट्रेशन के पीछे मंशा केवल इतनी है कि जिन्होंने समरसेबुल लगा रखा है उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। तो सजा का प्रावधान है और इसमें अगर कोई हार्वेस्टिंग अपने घर बनाने में नहीं बनाता है तो क्या सजा है? देखिए, सजा का नहीं है इसमें कि कोई सजा है, लेकिन इसमें नियमावली में ये रूप कहा गया है कि अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगाते हैं, हाँ, एडवाइजरी थी, इसीलिए कानून बनाया गया है और इसीलिए इस नियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा, तो जिससे हम लोग अनिवार्य रूप से वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग 100% 1 साल के अंदर सबको लगा लेना। जो कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं, अगली बार रिन्यूअल तक उनको सबको अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लेना है। इसीलिए 1 साल का उनको समय दिया जा रहा है, 1 साल के अंदर लगा लेना है। नहीं, देखिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, बाकी लोग है, उद्योग के बारे में हमने कहा है, बाकी लोगों के बारे में कहा, उसका निर्धारण जो यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है वो उसका निर्धारण करेगी, उसके बाद शुल्क निर्धारित किया जाएगा। लेकिन किसान और घरेलू उपभोक्ता इससे पूरी तरीके से मुक्त हैं। प्रेस नोट है आपको। फाइन अगर जल को दूषित करते हैं और इस पर पकड़े, ये पूरी इसके लिए मैंने आपको समिति बनाया। मैंने
हाँ, उसके लिए भी पूरा बता, जल जीवन मिशन के तहत हम वही कह रहे हैं, शुद्ध पानी देंगे। इसके लिए जो प्रथम दृष्टया पकड़े जाएंगे उनके लिए 6 महीने से 1 साल और 2 लाख से 5 लाख। दूसरी बार जो पकड़े जाएंगे और इस तरीके के कृत्य में लिप्त होंगे उनके लिए प्रावधान है कि 5 लाख से 10 लाख और 2 वर्ष से 5 वर्ष। और तीसरी बार भी अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर 5 वर्ष से 7 वर्ष और 10 लाख से 20 लाख का जुर्माना। और हर स्तर पर इसकी सुनने के लिए अथॉरिटी भी बनाई गई। थैंक यू। 2 ही प्रस्ताव मेरे, मैंने दोनों प्रस्ताव के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।